नमो नमः। ओम अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः शोणाधरमः किंचित् वीणाधरमुपास्महे। नमः शांताय तेजसे। तो सर्वादि में हमने बहुत दिन से पढ़ रहे हैं पंचांग क्या है इत्यादि बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो इतना विस्तृत में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पंचांग क्या है। पंचांग एक सिर्फ काल दर्शक है, काल को बताने वाला है। दैट्स इट। द पंचांग रिप्रेजेंट द काल। कौन से काल? जो आकाश में, जो खगोल में, जो ग्रहों के द्वारा ग्रह संचालन होते हैं, राशियों में प्रवेश करते हैं, चंद्र सूर्य की गति, नक्षत्रों की गति, नक्षत्रों का स्थिति इत्यादि ही पंचांग में निहित होता है। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पंचांग कब से प्रारंभ हुआ। पंचांग तो वैदिक काल में ही प्रारंभ हुआ था। और वही पंचांग, वही तिथि, वही नक्षत्र के आधार पर पंचांग में उत्सव वगैरह बनते हैं, उत्सव वगैरह पंचांग में दिखते हैं। हम पंचांग में वो उत्सव वगैरह को कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए इत्यादि व्यवहार उस पंचांग के आधार पर, उस कालदर्शक कोष्ठक के आधार पर, टेबलेट के आधार पर हम करते हैं। और ये जो पंचांग जो है अभी जिसको हमको लिपिबद्ध मिलता है, वो प्राचीन काल में जब ऋषिया ने जब इन सारी चीजों का अध्ययन किया तब वो लिपिबद्ध नहीं था। हमको शायद पंचांग का मैन्युस्क्रिप्ट भी शायद नहीं मिलता है, कि शायद कुछ साल का मिलता होगा, लेकिन 5000 साल पहले का तो शायद मैन्युस्क्रिप्ट हमको नहीं मिलता होगा पंचांग का। 5000 साल से इधर का मिल सकता होगा जब कलयुग प्रारंभ हुआ। तो क्या युधिष्ठिर के समय में पंचांग नहीं था? क्या युधिष्ठिर से पहले राम जी के समय में पंचांग नहीं था? और उससे पहले भी क्या पंचांग नहीं था? क्या सातवें मनु, हमने जब इस पिछले बार में जब हम पढ़े थे छठे मनु, क्या छठे मनु के समय, छठे मनु प्रारंभ होने से पहले भी पंचांग नहीं था? क्या ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि किया तो पंचांग नहीं था? था, लेकिन कैसा था? वो प्राकृतिक था। प्राकृतिक कैसे था? कि हम आकाश को देखते ही पंचांग का व्यवहार कर लेते हैं। हम आकाश को देखते ही हम जान लेते हैं, और हमारे सामने होने वाले प्रकृति के जितने भी घटक है उसको देखते ही हम जान लेते हैं कि आज ये कौन सा मास चल रहा है, ये कौन सा ऋतु चल रही है, ये कौन सा अयन चल रहा है। जितना जितना गर्मी बढ़ता है भारत देश में, उतना उतना सूर्य उत्तर की ओर आ रहा है, मतलब उत्तरायण चल रहा है। नए नए पौधे दिख रहे हैं, नए नए अंकुरित दिख रहे हैं, तो लगता है कि हाँ अच्छा वसंत आ रहा है। भयंकर वर्षा हो रही है तो लग रहा है कि वर्षा ऋतु आ रही है। भयंकर गर्मी पड़ रही है तो ग्रीष्म ऋतु। पतझड़ हो रहे हैं, शिशिर, ठंड बढ़ रही है, शिशिर ऋतु आ रहे। तो प्रकृति के जितने भी, प्रकृति में जो भी होने वाले परिवर्तन हैं, उनको देखते ही हम पंचांगों का निर्णय तो हम प्रकृति से ही कर लेते हैं। और तिथि का निर्णय तो हम चंद्रमा को देख के भी कर लेंगे, और मासों का निर्णय तो हम नक्षत्रों को देखकर ही कर लेंगे। तो इस तरीके से प्राकृतिक हुआ करता था पहले पंचांग। तो पंचांग क्या क्या विविधता है पंचांग में, कौन से पंचांग है इत्यादि बातें हम थोड़ा देख लेते हैं। कि भारत में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख पंचांग है वो प्रायः विक्रमी पंचांग है। विक्रम संवत को लेकर के हम प्रायः सभी पंचांग यूज करते हैं। और कुछ है तमिल पंचांग है, कुछ बंगाली है, कुछ मलयालम पंचांग है जो केरल इत्यादि जगहों में उसमें प्रचलित होता है। और दक्षिण भारत इत्यादि में प्रचलित होने वाले जो तमिल पंचांग है, और पश्चिम बंगाल के पूर्व भागों में प्रयुक्त होने वाले कुछ पंचांग है जो बंगाली पंचांग इत्यादि है। तो पंचांग में विविधता क्या है? वस्तुतः हम यदि देखते हैं तो काल जो है वो काल क्या होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है। यदि
आज यहाँ पे अभी इस वक्त 16:41 हो रहा है, 4:45 हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि बनारस में भी अभी यही समय बज रहा होगा। लोकल टाइम के अनुसार यदि हम देखें तो IST को छोड़ करके यदि हम लोकल टाइम में यदि देखें तो जरूरी नहीं है कि जो समय यहाँ हो रहा है वो राजस्थान में भी वही समय हो रहा है। इसीलिए पूर्व में हम अगरतला में जो सूर्योदय हो रहा है 4 बजे सुबह, वो बाद में जाके नागपुर में आके 6 बजे सूर्योदय हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब अगरतला में सूर्य 4 बजे उदय हो रहा था IST के अनुसार, वो नागपुर में IST के अनुसार वहां पे सूर्योदय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोकल टाइम जो है वो नागपुर का अलग है और सूर्य का और अगरतला का लोकल टाइम अलग है। हाँ, जो रेखा देश है नागपुर में, नागपुर के साथ लगने वाले जो भी रेखा देश है, उन रेखा देशों में जो रेखा देश, रेखा के अंदर जो रेखा देश आते हैं वही वहां पे उसी समय पे सूर्योदय हो जाएगा। तो काल जो है वो क्या होता है, स्थान सापेक्ष होता है और पंचांग भी स्थान सापेक्ष होता है। इसीलिए आपको पंचांग में विविधता भी दिखाई देते हैं। और पंचांग में, बनारस के पंचांग में यदि आज तिथि 5:30-6 बजे यदि खत्म हो रही है तो वो तिथि जरूरी नहीं है कि नागपुर में भी उसी समय पे खत्म हो। इसका मतलब इस काल स्थान सापेक्ष होता है। पंचांग यूनिवर्सल कभी नहीं हो सकता है क्योंकि काल ही स्थान सापेक्ष। पंचांग यूनिवर्सल कैसे हो सकता है जब काल ही स्थान सापेक्ष होता है? तो पंचांग बनाने के बहुत सारे विधियां है। उसमें से सूर्य सिद्धांत आदि पंचांग है जो सौर पक्ष जो ग्रंथ है, तो सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है उसके आधार पर बनता है कुछ पंचांग। कुछ और ग्रंथ है कर्ण कुतूहल, ग्रह लाघवम इत्यादि जो भी ग्रंथ है उसके आधार पर बनने वाले पंचांग कुछ और ही है। और आर्य पक्ष ग्रंथ, आर्य पक्ष ब्राह्म पक्ष वैष्णव आर्य पक्ष को मान रहा है। वैष्णव जो होता है वो आर्य पक्ष के पंचांग को मानता है। तो पंचांग वस्तुतः अलग अलग ग्रंथों के आधार पर बनाए गए हैं। जैसे सूर्य सिद्धांत में पंचांग बनाने के तरीका कुछ और है, और ग्रह लाघव इत्यादि ग्रंथ में, कर्ण ग्रंथ में, ताजिक ग्रंथ में अनुसार अलग अलग पंचांग बनाने की विधियां जो है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से पंचांग में विविधता हमको दिखाई देते हैं। ये पंचांग में थोड़ा सा भेद है कि हम किस तरीके से बना रहा है, लेकिन प्रायः पंचांग जो है वो आप देख रहे हैं कि मुंबई एवं पुणे में मराठी भाषा में छपने वाली जो भी पंचांग है जो वो ग्रह लाघव और तिथि चिंतामणि द्वारा बनाए जाते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि मेरे राज्य में छपने वाला पंचांग है वो ग्रह लाघव के अनुसार बने, लेकिन मेरे राज्य में छपने वाला पंचांग तो सूर्य सिद्धांत के आधार पर होता है। तो ये जो मुंबई पुणे इत्यादि जो भी क्षेत्र में छपने वाले पंचांग ग्रह लाघव के अनुसार छप बनता है। और महाराष्ट्र के कुछ लगे हुए सीमाएं जो है वो कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि जो भी पंचांग है उसमें भी ग्रह लाघवीय पंचांग ही ज्यादा व्यवहार होता है। लेकिन मेरे देश कलकत्ता तथा बंगाल प्रांत में बहुत्र सूर्य सिद्धांतीय वर्षमान का व्यवहार किया जाता है। तो हमारे पूर्व क्षेत्र में सूर्य सिद्धांत के आधार पर ही पंचांग बनाए जाते हैं, और कुछ दक्षिण में भी सूर्य सिद्धांत के आधार पर भी पंचांग कुछ दक्षिण इलाकों में भी बनाए जाते हैं। तो यही पंचांगों में विविधता है। और पंचांग के प्रकार जो आपको मैंने बताया कि पंचांग बहुत सारे बनाने के प्रकार है। जैसे सूर्य सिद्धांतीय पंचांग है, दृग्गणितीय पंचांग है, सायन पंचांग है, सूक्ष्म निरयन पंचांग है, ग्रह लाघवीय पंचांग है। तो बहुत सारे प्रकार है आप पंचांग जिसको बनाने में। लेकिन अभी जो है पंचांग के लिए क्या कर रहे हैं हम, वो नेवल कलकत्ता के जो नेवल लोग का जो एक ग्रहों का एक टाइम जोन, एक टाइम है जो कलकत्ता के नेवी जो होता है, उन नेवियों के आधार पर नेवी के बनाए हुए कुछ स्पष्ट को लेकर के हम अभी पंचांग बनाते हैं। प्राय हर जगह में अभी सिद्ध नहीं करते, अभी कोई गणित करके नहीं करता है कि
अभी बनाया बनाया हुआ मटेरियल्स हमारे पास मिल रहा है। इसीलिए शायद लगता होगा कि कई कई ऐसे लगता है कि कहीं कहीं पंचांग में दोष भी है, बहुत ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि हम अभी मेहनत नहीं करते हैं। यदि बना रहे हैं पंचांग तो वो फिर वो डायरेक्ट वहां से मटेरियल उठाया कलकत्ता से और उठा के हम सीधा सीधा लिख देते हैं। तो इसीलिए शायद पंचांगों में विविधता हमको देखने को मिलती है। तो दृक गणित पंचांग जो है वो दृक गणित अर्थात दृष्टि और गणित। दृक गणित पंचांग जो होता है वो क्या होता है कि आपके दृष्टि में चंद्रमा जिस नक्षत्र पर दिखाई दे रहा है, जो जो नक्षत्र जहां पे नक्षत्र में है, सूर्य चंद्र की जहां युति है आपकी दृष्टि में, तो वो एक दृक दृक गणित पंचांग है। वस्तुतः दृक गणित पंचांग ही सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप गणित भी कर रहे हैं और गणित के साथ आपकी दृक भी है, आप देख भी रहे हैं, आपकी दृष्टि भी है वहां पे। तो दृक गणित पंचांग जो है वो मुझे लगता है कि दृक गणित पंचांग ही सबसे शुद्ध होता है। क्योंकि बाकी और जितने भी लोकल पंचांग जितने भी छपते हैं, ये तो सारा मटेरियल उठा के तो छापते हैं। अब मिड टाइम के अनुसार जो ग्रह स्थिति है उसी को हम 5:30 बजे में बदल के हम 5:30 बजे के ग्रह के स्पष्टक और कोष्टक वहां पे पंचांग में दे देते हैं। तो अब क्या बन गया है, पंचांगकारों में भी आलस्य बन गया है कि हाँ कि नहीं, अब हम क्यों गणित करेंगे जब हमारे पास पूरा मटेरियल्स है। तो मद्रास निवासी रघुनाथाचार्य ने इस शक में ये पंचांग बनाने का आरंभ किया, दृक गणित पंचांग। ये द्रविड़ और तेलुगी दोनों लिपियों में मिलता है, द्रविड़ और तेलुगु इत्यादि दोनों लिपि में प्रकाशित होता है। और प्रायः जो आंध्र प्रदेश इत्यादि के इलाके क्षेत्रों में जो ये पंचांग प्रचलित है, और वहां के थोड़े लोग गणित भी करते हैं कि हाँ वो उठाए चीजों को लेके अपने पंचांग में छापते नहीं है, ये थोड़ा उनमें दिखता है। तो इसीलिए आप सूर्य सिद्धांत के आधार पर निकाले हुए पंचांग यदि आप बोल रहे हैं तो वो सूर्य सिद्धांत ये पंचांग है। और आप दृष्टि से और गणित से दोनों से यदि कर रहे हैं पंचांग तो वो दृक गणित पंचांग है। और सायन अयन के सहित जो अभी अयनांश जो है, तो अयनांश के सहित आप यदि पंचांग बना रहे हैं तो वो सायन पंचांग है। और अयन के रहित यदि आप पंचांग बना रहे हैं तो वो अयन निरयन पंचांग। और ग्रह लाघव के ग्रंथ के आधार पर यदि आप पंचांग बना रहे हैं तो ग्रह लाघव या पंचांग। इस प्रकार से पंचांगों में हमको विविधता दिखाई देती है। तो यही है पंचांग की विविधता कि बहुत सारे पंचांग है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें से कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध नहीं है। लेकिन दृक गणित पंचांग मुझे लगता है कि वो दृष्टि और गणित एक ही दोनों चीजों का मुआयना करके वो करते हैं, इसीलिए दृक गणित पंचांग उपयोग के लिए हो सकता है। लेकिन आप इसके लिए आपको यदि जानना है कि हमारे जैसे मान लीजिए मेरे जगह पे तिथि आज खत्म हो रहा है 5:30 बजे, मैं बनारस का हूँ मान लीजिए, तो मेरे जगह पे 5:30 बजे तिथि खत्म रहा है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को लेकर के आप अपनी तिथि का भी निर्धारण कर सकते हैं कि 5:30 बजे यदि बनारस में खत्म हो रहा है तो वो 5:30 बजे जब बनारस में बजा लोकल टाइम पे, तो आपके समय पे कितने बज रहा था तो उसी समय पे भी आपका तिथि खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने लिए यूजफुल में ला सकते हैं उस चीज को। तो ये पंचांगों में विविधता दिखाई देती है। तो इसीलिए इसी प्रकार से हमने पढ़े एक दिन की दिन कैसे बन रहा है, दिन किसको कहते हैं, उदयाद उदयम भानुर्भूमि सा वनवास रहा, नाक्षत्र दिन कैसे बन रहा है, भचक्र भ्रमणम नित्यम नाक्षत्रम दिनम उच्यते, चांद्र दिन कैसे बन रहा है, सूर्य चंद्रयोः द्वादशमितम अंतरम चांद्र दिनम, सूर्यस्य एक अंशात्मिका या गति वर्तते सा सौर दिनम। तो इस प्रकार से हम दिनों का व्यवहार कर रहे हैं कि सूर्य का एक राशि में एक अंश चलना सौर दिन है, चंद्रमा का 12 चंद्रमा और सूर्य में 12 राशि का अंतर होना ही एक चांद्र दिन है। नक्षत्र एक पूर्व क्षितिज में नक्षत्र उदय होके उसी दिन उसके अगले दिन वही नक्षत्र पूर्व क्षितिज में जब उदय होता है तो वो नक्षत्र दिन है। और जब सूर्य उदय होता है और अगले दिन फिर सूर्य उदय होता है तो फिर वो सावन दिन है। इस प्रकार से हम दिनों की परिभाषाएं भी देख लिए। तो दिन से पक्ष बनेगा चांद्र दिन से, जैसे चांद्र दिन
आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हुई, अब पूर्णिमा तक एक पक्ष रहेगा, दोनों पक्ष रहता है। उस दिन अनुज जी ने, अच्छा, तो पक्ष जो है, पक्ष का अर्थ होता है एक पक्षी का दो पंख होता है ना, तो वही मासों का भी दो पंख एक समझ सकते इस तरीके से हम, इसलिए ये पक्ष दिया होगा, ऐसे हम समझ सकते। वो अनुज जी ने किसी और लेक्चर में बताया था, मेरे को ध्यान आया कि शायद इसी में बताया हो। तो दोनों पक्ष जो होता है, पक्षी का जैसे पक्ष होता है, पंख होता है, ऐसे ही मासों का भी कुछ पंख है। तो क्या पंख है मासों का? तो यही पक्ष है। तो ये पक्ष क्या होता है? 15 दिन का एक पक्ष होता है और 15 दिन का दूसरा पक्ष होता है, शुक्ला और कृष्ण। तो क्या पक्ष भी क्षय होता है क्या? क्या 15 दिन का पक्ष भी क्षय होता है क्या? ऐसे प्रश्न आने पर कदाचित इसका संभावना होती है। लेकिन आप यदि मध्यम मान से यदि देख रहे हैं, जैसे हम हर एक चीज मीन ड्यूरेशन से करते हैं, एवरेज से करते हैं। हम आज सूर्य का स्पीड निकाल रहे हैं, आज के दिन चलने का, वो भी हम एवरेज निकाल रहे हैं, मिड। तो एवरेज स्पीड में यदि हम एवरेज में यदि निकालते हैं हम, तो वो संभावना नहीं है। लेकिन यदि हम स्पष्ट मान से यदि निकाल रहे हैं, तो कभी कभी पक्ष भी क्षय होने का संभावना होती है। तो पक्ष क्षय होने का मतलब क्या होता है कि वस्तुतः पक्ष जो होता है वो 14 दिन का और 45 घटी का, कुछ 53 ये सब पल, 55 ये सब पल का कुछ पक्ष होता है, जो हम सामान्यतः ये प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक हम जो देख रहे हैं। लेकिन 13 दिन का पक्ष होता है बोल रहे हैं। तो 13 दिन का पक्ष माने क्या? कि वो पक्षी क्षय हो रहा है, वो पक्षी नहीं, उस पक्ष को ही नहीं गिन रहे हैं हम। तो 13 दिन का पक्ष होना एक उत्पात समान ही होता है, कि ये बहुत रेयर होता है। लेकिन ये 13 दिन का पक्ष जो है वो स्पष्ट क्षय होने का मतलब क्या है? वो स्पष्ट मान से ही संभव है, स्पष्ट मान से ही उसका संभव है। बाकी मध्यम मान से, मीन ड्यूरेशन टाइम से, उसका मीन ड्यूरेशन से उसका कोई संबंध नहीं है, संभव हो ही नहीं सकता है। तो सूर्य सिद्धांत आदि गणित ग्रंथ तथा यूरोपियन सूक्ष्म मानों द्वारा पक्ष का मध्यम मान जो है वो ये है, जो आपको मैंने अभी बताया, 14 घाटी। मध्यम मान से 14 दिन के पक्ष कम, 14 दिन से कम का पक्ष संभव नहीं होता है, 14 दिन से ऊपर ही होता है, अर्थात लगभग 15 दिन। लेकिन स्पष्ट मान से तो 13 दिन का पक्ष संभव होता है। और ये कब हुआ था? तो सके अर्थात शक संवत के 1793 फाल्गुन कृष्ण पक्ष में 13 दिन का पक्ष था, शक में, इस शक में। और 1800 शक में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष भी 13 दिनों का ही पक्ष था। तो कुछ रेयर ही कंडीशन होता है, लगभग वहां पे कुछ सालों का अंतर होता है, तो जहां पे पक्ष का क्षय होने का संभावना, वो भी स्पष्ट मान से यदि हम देखें। वस्तुतः हम मध्यम मान से ही करते हैं, इसीलिए तिथि भी मध्यम मान से 60 घटिका होता है। और बाण वृद्धि रसक्षय बोलते हैं हम, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा 5 घटी तिथि बढ़ती है, और ज्यादा से ज्यादा कम हुई तिथि तो रसक्षय माने 6 घटी कम होती है। तो उसी प्रकार से वो मध्यम मान से 60 घटी का तिथि होता है। वैसे उतना होता नहीं, कभी कभी ऊपर, कभी कभी थोड़ा नीचे हो जाता है। ये वैसे ही ये पक्ष के संभावना में भी होता है। तो ये सामान्य थोड़ा जानकारी था, वस्तु ये होता नहीं है, फिर भी जान रखना चाहिए कि एक काल के संबंध में। हाँ, तो अब बात आती है मास की। अब मास बनने के लिए, अब मास का दर्जा कैसे मिला, ये तो प्रश्न है। मैं पहले बताया कि मास का दर्जा कैसे मिला, कि चैत्र मास जब हम बोल रहे हैं, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण यदि हम बोल रहे हैं, तो क्या वो पंचांग में लिखने की वजह से ही हम उसका व्यवहार कर रहे हैं, या फिर कुछ संबंध है खगोल के साथ? क्या कोई संबंध है नक्षत्रों के साथ? वो घड़ी में किसी ना किसी के साथ संबंध है क्या वो मास का? तो ये बात में हम थोड़ा जानेंगे। तो मास क्या होता है? मस्यते परिमीयते अनेन असौ इति मासः। मास भी एक काल का खंडी है, काल का एक स्वरूप ही है एक मास। मंथ इज अ स्वरूप ऑफ अ काल। एक काल का घटक जो 30 दिनों का होता है, एक दिन भी एक काल का घटक है, और उन 30 दिनों का एक काल का घटक वो मास होता है। तो परिमापन किया जाता है जिससे, किसका? दिनों का।
तो वही मास होता है। शुक्ल कृष्ण पक्ष द्वयात्मक कालः, तो क्या होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का द्वयात्मक, जो दोनों का जो मिलकर जो बनता है वही काल क्या होता है, मास कहलाता है उसको। उसका क्या है, पौष मगादि द्वादश सम्यकः, तो वो मास क्या होता है, पौष मगादि द्वादश सम्यकः मासः भवन्ति। तो ये मास के बारे में थोड़ा सा परिभाषा थी। अब हम मास भी क्या बहुत प्रकार के होते हैं क्या, बोले हाँ। हम यदि सावन दिन मान रहा है, जी जहां जहां हम दिन का उल्लेख कर रहे हैं वहां वहां मासों की संभावना तो होती ही है। तो हम दिन का उल्लेख क्या कहाँ कहाँ करेंगे, सावन दिन से सावन मास, चांद्र दिन से चांद्र मास, सौर दिन से सौर मास, नक्षत्र दिन से नक्षत्र मास। सूर्य का उदय होने से उदयाद उदयम भानो हो सावन दिनम, दोनों एक सूर्य का उदय होते हुए फिर दूसरे दिन वही सूर्य, वो सूर्य फिर पूर्व क्षितिज में उदय होता है हमारे, तो वो मास होता है, वो सावन मास, सावन दिन होता है। उन्हीं जब 30 बार उदय होता है, जब 30 बार उदय होता है सूर्य, तो फिर क्या होता है, सावन मास होता है। ऐसे ही चांद्रमास, जब 12 अंश का अंतर सूर्य चंद्र में हो रहा है तो वो चांद्र दिन हुआ। 24 डिग्री का अंतर हो रहा है तो फिर दूसरा चांद्र दिन हुआ, 2 चांद्र दिन। इस प्रकार से जब 360 डिग्री का अंतर होता है तो चांद्र दिन से चांद्र मास बन रहा है। और सौर दिन से सौर मास, मैं पहले बताया कि सूर्य का एक राशि में एक अंश चलना ही सौर दिन है। तो जब एक राशि कंप्लीट सूर्य करता है तो वो सौर मास हो जाता है। और ऐसे ही चांद्र मास भी, ऐसे ही नक्षत्र मास भी, नक्षत्र जिस नक्षत्र एक अश्विनी नक्षत्र पूर्व क्षितिज में उदय होने के बाद फिर अगले दिन अश्विनी नक्षत्र का अंतिम चरण जब उदय होता है, खत्म होता है, तो वो नक्षत्र मास हुआ, नक्षत्र दिन हुआ। तो वही भचक्र भ्रमणम नित्यम नक्षत्रम दिनमुच्यते बोल के बोला है। तो भचक्र का भ्रमण ही नक्षत्र दिन कहला जाता है। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के मास जो है वो हमको दिखाई देते हैं। अब ये मास जो है वो चैत्रादि मासों का व्यवहार, चैत्र वैशाख इत्यादि व्यवहार क्यों हम कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही नक्षत्र के आधार पर मास बनता है। तो ये प्राकृतिक घड़ी में जो 2 सूर्य चंद्र 2 कांटे के काम करते हैं, उसमें और सारे जितने भी कांटे और सारे जितने भी घटक है और सारे जितने भी चीजें उस प्राकृतिक घड़ी में, उसमें मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले एक और चीज है जो जिसको हम कहते हैं नक्षत्रम। वो नक्षत्र है जो अभी हमने कुछ दिन पहले नक्षत्रों के बारे में पढ़ लिया। तो उन्हीं नक्षत्रों के आधार पर ही मास का निर्णय भी होता है। पंचांग में चैत्र मास दिया है, जरूरी नहीं है कि पंचांग में चैत्र मास दिया है तो हम उसको चैत्र बोल रहे हैं, चैत्र मास है बोल के बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। किसका मतलब क्या है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र चित्रा नक्षत्र पर होगा तो मास चैत्र मास होगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा यदि विशाखा नक्षत्र पर होगा तो वो मास वैशाख मास होगा। और पूर्णिमा के दिन यदि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पे होगा तो वो श्रावण मास होगा। ज्येष्ठा पे होगा तो ज्येष्ठ मास होगा। इस प्रकार से हम और मासों को भी जान सकते हैं। तो चंद्रमा, आप पंचांग को छोड़कर आप प्रकृति की घड़ी में, प्रकृति की घड़ी को देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि, अनुमान नहीं आप बोल सकते हैं कि आज ये मास चल रहा है। तो यदि उसमें हमको हमारा अध्ययन चाहिए, गहन अध्ययन चाहिए उसको देखने के लिए, आपको नक्षत्र का पहचानने का यदि शक्ति है तो आप चंद्रमा जिस नक्षत्र पर पूर्णिमा के दिन आपको दिखेगा तो वही मास चैत्र मास हो जाएगा। चित्रा में दिखेगा तो चैत्र मास, विशाखा पे दिखेगा तो वैशाख मास इत्यादि। इस प्रकार से आप मासों का नाम इसीलिए पढ़ा है, मासों का नाम चित्राया इदम चैत्रम चैत्र मास। तो चित्रा में चंद्रमा है इसीलिए वो मास चैत्र मास है। विशाखा में है इसलिए वैशाख है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है इसलिए ज्येष्ठ मास है।
कृतिका नक्षत्र पे है तो इसलिए कार्तिक है, मृगशिरा में है चंद्रमा इसलिए मार्गशीर्ष मास है। तो इस प्रकार से मासों को नाम मिला है। और यदि इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि हम ये मासों का जो चैत्रादि मासों का हम यदि ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ यदि संतुलन नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। संतुलन बनाने के लिए कुछ व्यवस्था किया गया है। अब देखिए, यदि यहाँ पे वो संतुलन बनाए नहीं रहता है, यदि वो जो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे एक संतुलन बनाने वाला जो काल का खंड, वो संतुलन यदि बनाने वाला यदि कुछ नहीं होता, व्यवस्था नहीं होता, तो चैत्र मास जो है वो यदि इस बार मार्च में आता तो अगली बार चैत्र मास जो है वो अप्रैल में आता, और अगली बार मई में आता, और अगली बार जून पे आता। तो चैत्र मास जो है वो 12 मासों में घूमता रहता, जो हम ग्रिगोरियन मास जो बोल रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च में। तो उन दोनों के साथ संतुलन बनाने के लिए, सूर्य चंद्रमा का संतुलन बनाने के लिए, सूर्य सौरमास माने क्या है कि हम प्रायः जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई वाले जो मास है उन दोनों के साथ चैत्रादि मासों का संतुलन बनाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि चैत्र मास कब आएगा, वो आएगा लगभग मार्च में आएगा, मार्च 15 से चैत्र मास प्रारंभ होगी। इस तरीके से हम यदि कहीं भी बोले मार्च या फिर फरवरी लास्ट कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो जब भी चैत्र मास प्रारंभ होगा तो वो फरवरी लास्ट में या फिर मार्च ज्यादा से ज्यादा या फिर अप्रैल। अब जब वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ज्येष्ठ और आषाढ़ होगा तो वर्षा ऋतु के समय होगा, वो होगा जुलाई, जून जुलाई। अब उसके साथ संतुलन बनाने के लिए मान लीजिए जून जुलाई में यदि चैत्र मास आ जाए तो कैसा होगा, वो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो वही नहीं गड़बड़ाए, मामला नहीं गड़बड़ाए, हमारा संतुलन बनाए, संतुलन बनाने के लिए क्या व्यवस्था किया है, संक्रांति, इसको व्यवस्था किया है, संक्रांति की व्यवस्था किया गया है। वो मासों को संतुलन बनाने के लिए संक्रांति का व्यवस्था किया गया है। संक्रांति माने क्या है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करता है तो वही संक्रांति है। मेष संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, धनु संक्रांति इत्यादि संक्रांतियों का नाम है। तो संक्रांति की वजह से ही मासों को मासों में संतुलन बनाए रखा है, और वही संक्रांति से उपलक्षित मास ही मास होता है। अर्थात वो संक्रांति के उपलक्षित, संक्रांति से युक्त मास ही चैत्रादि मास का व्यवहार, मास का दर्जा मिलता है, नहीं तो वो मास मास नहीं होता है। तो उसका वो कैसे मिलता है दर्जा, तो हम देखते हैं। तो एक क्या चीज है, अधिमास। अधिमास एक चीज है जो उसमें संतुलन बनाए रखता है। तो अधिमास का मतलब क्या है, तो किम नाम अधिमासत्वम अमांत द्वयवर्तिनी चांद्रे मासे सूर्य संक्रांते है अभावत्वम अधिमासत्वम, ये बोला गया है। अर्थात अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पे एक आप लोग देख रहे होंगे मकर संक्रांति 14 फरवरी मैंने लिखा और 15 फरवरी दर्शमाने अमावस्या मैंने लिखा, और यहाँ पे ये पूरा एक लाइन जो दिया हूं मैंने वो चांद्रमास समझ लीजिएगा। और द्वितीय अमांत जो है वो 15 मार्च है, अर्थात दूसरा अमांत जो है वो 15 मार्च है, और कुंभ संक्रांति जो है वही 15 मार्च है। तो मैं अधिमास बता रहा हूं आपको कि अधिमास कितना आवश्यक है वो संतुलन बनाने के लिए। तो जब 14 फरवरी को मकर संक्रांति हुआ तो यहाँ पे 14 फरवरी मकर संक्रांति हुआ, और 15 फरवरी को अमावस्या प्रारंभ हुआ, और 15 फरवरी से 15 मार्च तक अमावस्या का 30 दिन है। अमावस्या से अमावस्या तक 30 दिन हो रहा है, ये चांद्रमान है। अब 30 दिन में हम बोल रहे अभी वाले, हम जो जिसमें व्यवहार करते हैं 30 डेज का, तो 15 से 15 तक 30 दिन में आप देख लीजिए। यहाँ इससे पहले मकर संक्रांति था, संक्रांति इससे पहले वाले में 14 फरवरी को, लेकिन 15 फरवरी के बाद मार्च 15 को द्वितीय अमांत सुबह 8 बजे खत्म हो गया, अर्थात
अमावस्या जो है वो मार्च 15 तारीख को सुबह 8 बजे खत्म हो गया। अमावस्या 15 फरवरी को अमावस्या शुरू हुआ था और 15 मार्च को जाके सुबह 8 बजे अमावस्या खत्म हो गया। और रात को 8 बजे क्या हुआ, सूर्य ने राशि परिवर्तन किया कुंभ में। तो ये दोनों अमांत के बीच में, ये दोनों, ये 15 फरवरी और 15 मार्च सुबह 8 बजे के बीच में सूर्य ने राशि परिवर्तन नहीं किया। तो ये दोनों, ये क्या हुआ, 15 फरवरी और 15 मार्च के बीच में सूर्य ने राशि परिवर्तन नहीं किया, इसीलिए ये मास क्या हो गया, ये एक अमांत से दूसरे अमांत वाला मास क्या हो गया, ये अधिक मास हो गया, सूर्य संक्रांति के ऊपर रहित हो गया वो। तो यही हुआ अमांत द्वयवर्तिनी चांद्रे मासे, अमांत द्वयवर्तिनी चांद्रमा से 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जो चांद्रमा से, उस मास में सूर्य संक्रांति है अभावत्वम, सूर्य संक्रांति का जो अभाव है, सूर्य संक्रांति का जो अभाव है, वहां पे सूर्य संक्रांति हमको नहीं दिख रहा है, तो सूर्य संक्रांति है अभावत्वम अधिमासत्वम, तो हमको यहाँ पे सूर्य संक्रांति नहीं मिला, सूर्य की संक्रांति नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पे, कहां से दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। एक अमावस्या से पहले 14 फरवरी को मकर संक्रांति हो गया मकर संक्रांति में, मकर में प्रवेश किया सूर्य, उसके बाद 15 मार्च को जाके रात को 8 बजे सूर्य ने प्रवेश किया, सुबह 8 बजे से पहले प्रवेश करता सूर्य कुंभ में, तो वो मास गिना जाता, लेकिन वो मास नहीं हुआ, वो रात को 8 बजे जाके कुंभ का संक्रांति हुआ। इसीलिए ये दोनों चांद्रमास में, दोनों अमांत द्वयवर्तिनी चांद्रमा से, दोनों अमांत दो अमांत चांद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं हुआ, इसीलिए वो अधिमास है। इसी को भास्कराचार्य जी ने क्या कहा, असंक्रांति मासो अधिमास स्फुट स्यात्, असंक्रांति मास अधिमास स्फुट। तो असंक्रांति मास, संक्रांति रहित जो मास है वही अधिमास है। तो अधिमास चांद्र एवं, तो अधिमास जो है वो चांद्रमास होता है। जनवरी फरवरी आपने कभी बड़े तो सुना नहीं है, हम जनवरी अधिमास, यदि मास का व्यवहार यदि सौर मास में इत्यादि किसी भी और मास में यदि होता तो शायद चांद अधिमास उत्पन्न ही नहीं होता। तो अधिमास मास का व्यवहार क्या होता है, मासास तथा स्तुहीनांशुमाना, तो मास का व्यवहार जो है वो चांद्रमान से ही होता है, इसीलिए हम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इत्यादि बोल रहे हैं ना। तो यदि जनवरी फरवरी तो बढ़ता नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2 मार्च तो आता नहीं कभी भी, इसका मतलब क्या है कि मास का व्यवहार जो है वो चांद्र एव भवति, अधिमासः चांद्र एव, अधिमास जो होता है वो चांद्र ही होता है। तो बोला मासास तथा च स्तुहीनांशुमाना, मास का व्यवहार चंद्रमा से ही आधार पर ही होता है, इसीलिए वो मास कहलाता है, वो मास होता है, इसीलिए अधिमास भी चांद्रमास होता है। तो मास क्या होता है, मास का परिभाषा क्या हुआ, तो शुद्ध मास का परिभाषा ये हुआ कि सूर्य संक्रांति उपलक्षित एव मासः, तो सूर्य संक्रांति से उपलक्षित ही मास होता है। इसीलिए मैं बोला आपको चैत्र वैशाख 12 मास में, 12 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर तक घूम सकता था यदि संक्रांति का व्यवहार नहीं होता, तो संक्रांति की एक व्यवस्था नहीं होती तो ये मास जो है वो इतने 12 मासों में घूमता था। इसीलिए बोला सूर्य संक्रांति उपलक्षित एवं मासः भवति, तो सूर्य संक्रांति से उपलक्षित ही मास होता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य संक्रांति से उपलक्षित मास नहीं हुआ, इसलिए वो मास क्या हुआ, अधिमास हुआ। इसलिए सूर्य संक्रांति उपलक्षित एवं मासः, तो सूर्य संक्रांति से युक्त चांद्रमास ही मास का दर्जा मिलता है, नहीं तो मास का दर्जा उसको नहीं मिलेगा। तो ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो मध्यम मान से जो सौर मास होता है वो क्या होता है, देखिए सूर्य भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है, 0 डिग्री में सूर्य चंद्रमा एक ही जगह पर थे, चंद्रमा आगे अपने गति से बढ़ा, सूर्य भी अपने गति से आगे बढ़ा, तो फिर सूर्य को उस 0 डिग्री में पहुंचने में 30 दिन लगता है और चंद्रमा को उस फिर 0 डिग्री में पहुंचने के लिए 29 दिन लगता है।
सावयव सावयव त्रिंशत् दिनम। तो 30 दिन 26 घटी 17 पल 37 विपल, ये सौर मास का जो सावन दिन में बोले, जैसे मतलब अच्छा 30 दिन 26 घटी में 26 घटी 17 पल 37 विपल में सूर्य जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री तक पहुंचेगा। एक राशि का बता रहा हूं मैं। एक राशि पार करने के लिए सूर्य को इतना समय लगेगा, इतना दिन लगेगा। ये दिन कौन सा दिन है? सावन दिन है। और चंद्रमा को कितना दिन लगेगा? तो बता रहे हैं कि 29 दिन 21 घटी 50 पल और 6 विपल। तो चंद्रमा क्या करेगा? 29 दिन 21 घटी के अंदर अंदर ही एक राशि से दूसरे राशि में जाएगा, अर्थात अमांत से अमांत हो जाएगा। तो इतने दिनों में अमांत होता है। तो हर एक मास में ये दोनों का अंतर जो है वो कम होता है। कितना कम होता है? 54 घटी, 60 घटी से थोड़ा सा कम, और लगभग 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 एक दिन का ही अंतर होता है। थोड़ा सा देखने पर, थोड़ा सा समझ लेने पर एक दिन का ही अंतर हमको दिख रहा है लगभग। तो वो एक दिन का अंतर तो इन दोनों में हो रहा है यहाँ पे। तो एक दिन का अंतर जब हो रहा है, प्रति मास जो है वो 54 घटी 27 पल 31 विपल जो है वो एक अंत कम होता रहता है। तो वही जो न्यूनावयव है, जो 54 घटी जो है वो एक दिन, आज अभी ये मास में एक दिन हुआ, ये मास में इतना 54 घटी बढ़ा, फिर दूसरे मास में 54 घटी बढ़ेगा, फिर तीसरे मास में 52 घटी बढ़ सकता है, फिर चौथे मास में 50 या फिर 54 ही बढ़ सकता है। वो चंद्रमा और सूर्य की गति के आधार पर होता है। तो ये जो न्यूनावयव है, ये जो घटी का जो अंतर है, वो बढ़ते हुए क्या होता है, एक समय ऐसे आता है वो पूरा मासों का रूप लेने लग जाता है। वो कब आता है? तो बता रहा है द्वात्रिंशत् सावन मासैः, द्वात्रिंशत् मासैः एकः चांद्रमास तुल्यो भवति। वही न्यूनावयव जो है, जो 54 घटी था, वो बढ़ते 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 32 मास में, 32 मासों में एक चांद्रमास के तुल्य हो जाता है वो। तो सौर के अपेक्षा, अर्थात जो सौर मास है उसके अपेक्षा में जो चांद्रमासी हमको ज्यादा लगता है, अर्थात एक महीना बढ़ रहा है। हे भगवान, एक महीना बढ़ गया। तो सूर्य के अपेक्षा में, 12 मास के अपेक्षा में, चांद्रमास भी 12 ही था, लेकिन 12 मास के अपेक्षा में सूर्य की अपेक्षा में चांद्रमास जो है वो बड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो वही सएव अधिमास तत्र सौर संक्रांति है अभावत, वही अधिमास जो है यहाँ जाके वो एक महीने का रूप ले लिया इसने। अब यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे बड़ा ही नहीं, यहाँ पे संक्रांति हुआ ही नहीं इसमें। तो संक्रांति नहीं हुआ, संक्रांति का अभाव होने के कारण वो क्या हुआ? अधिमास हो गया। तो वो अधिमास जो है वो मास का दर्जा ही नहीं मिला उसको। वो ना तो उसको हम चैत्र बोल सकते, ना फिर ज्येष्ठ बोल सकते उसको। तो मास का दर्जा ही नहीं मिला उसको संक्रांति के अभाव होने के कारण। तो संक्रांति है अभावात सएव अधिमास भवति, वही अधिमास संक्रांति का अभाव के कारण होता है। तो वही घटी जो थोड़ा 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 बढ़ बढ़ के वो एक मास के रूप में परिणत हो जाता है, तो वही अधिमास होता है। अतः एकस्मात्, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कंक्लूजन निकल रहा है। तो एकस्मात् दर्शांतात् पूर्वम एका रवे है संक्रांति। तो एक अमांत से पूर्व में एक संक्रांति हुआ, अपरा द्वितीया अमांतात् अनंतरम यदि भवति। अब दूसरे अमांत के अनंत यदि दूसरा संक्रांति हो रहा है, अब एक अमांत से पूर्व में एक संक्रांति हुआ, जैसे 14 फरवरी को मकर संक्रांति हुआ, 15 फरवरी को अमांत शुरू हुआ। तो वो एक अस्मात् दर्शांतात् पूर्व में एका संक्रांति हो गया वो। अब दूसरे अमांतात् अनंतरम यदि भवति संक्रांति, तो दूसरे अमांत के अर्थात वो 15 मार्च के बाद, 15 मार्च सुबह 8 बजे के बाद यदि संक्रांति हो रहा है, तो वो चांद्रमास में संक्रांति नहीं हुआ। तो यदि तदा चैतद मास अमांत द्वयांत निष्ठो मास हो अधिमास, तो अमांत द्वयांत निष्ठा, दो अमांत के बीच में यदि संक्रांति नहीं हो रहा है, तो वही अधिमास है। तो यही अधिमास, यही संक्रांति के कारण ही जो चैत्रादि मास जो है वो 12 मासों में नहीं घूम पाता है। नहीं तो यदि संक्रांति नहीं होता
तो वो चैत्र मास तो जनवरी में भी होता और नवंबर में भी आ जाता। और यदि ऐसा होता तो क्या दिक्कत था, तो कर लेते ना, इसमें ये बनाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा होता तो क्या दिक्कत था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि हम ये सिर्फ पंचांग में लिखने के कारण नहीं है, पंचांग में हमको अज्ञानता के कारण नहीं है ये। अब ये मास का व्यवहार प्रकृति में भी तो हमको दिख रहा है ना। वसंत ऋतु में कोयल की गूंज होनी चाहिए, और भारत में होने वाले जो अशोक वृक्ष है, जो परंपरागत अशोक वृक्ष है, हाइब्रिड अशोक वृक्ष नहीं, परंपरागत अशोक वृक्ष है, उसमें फूल आना चाहिए। वसंत ऋतु का मतलब ये होता है। अब यदि मान लीजिए वसंत ऋतु दिसंबर में आ गया, तो अब दिसंबर में तो अशोक वृक्ष में फूल ही नहीं लगता है, तो हम उसको कैसे वसंत से पहचानेंगे। तो वही प्राचीन काल में वही पहचान के लिए आचार्यों ने, ऋषियों ने क्या किया, अधिमास की और संक्रांति की व्यवस्था किया, ताकि चैत्रादि मास जो है वो जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में कहीं पे भी ना आए। एक फिक्स रख दिया उसको कि चैत्र मास जो है वो इसी मास में ही आए, सिंगी मामा मार्च अप्रैल में ही आए चैत्र मास। इसीलिए नहीं तो अक्टूबर नवंबर में तो वसंत ऋतु आती नहीं है। ग्रीष्म ऋतु तो फिर दिसंबर में भी हो जाता, नहीं तो फिर ग्रीष्म काल जो था। इसीलिए ये चैत्रादि मास जो है वो 12 मासों में भ्रमण ना करे। इसके कारण ये, इसके लिए क्या व्यवस्था किया, एक संतुलन बनाने के, सूर्य चंद्र को संतुलन बनाने के लिए संक्रांति को व्यवस्था किया, संक्रांति की व्यवस्था किया। और यदि ऐसे नहीं होता तो सिर्फ प्रकृति को छोड़ दीजिए। हम अब जो बोल रहे, मैंने उस दिन पहले बताया, आपने संकल्प किया, आपने एड्रेस दिया उस भगवान को कि आपके घर में बुलाने के लिए, तो अष्टाविंशतितमे महायुगे कलि प्रथम चरणे ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे, जब आप बोल रहे हैं तो इसकी ये कभी नहीं, वहां पे संभव ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपने छोटे रूप में भले नहीं होता, लेकिन बड़े रूप में तो होता वो। अब ब्रह्मा का आहनी जब हम अभी गणना कर रहे हैं, ब्रह्मा का दिन गणना कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मा का दिन जब हम गणना कर रहे हैं, तो वो वहां पे जाके ब्रह्मा का दिन शायद ना होता यदि अधिमास और संक्रांति नहीं होता, क्योंकि वो अवयव तो बढ़ता जाता तो शायद वो एक साल अब 32 महीने में एक मास का रूप ले सकता है वो। तो मान लीजिए एक महायुग में कितना बड़ा रूप लेगा, तो एक महायुग में तो शायद एक युग का ही रूप ले सकता है वो। तो आप कहाँ से फिर ब्रह्मा को बुलाएंगे और कहाँ से उस देवताओं को बुलाएंगे, और वो देवता कब पहुंचेंगे आपके पास, शायद ही पहुंचेंगे। तो इसके, और यदि ऐसा हुआ तो आपकी मनोकामनाएं कहाँ पूर्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ति होने से रही, तो आपकी मनोकामना को पूर्ति नहीं होगी, आप वो पुण्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे आप। तो यही प्राप्ति कराने के लिए आपके काल में कमी ना आए, आपके काल को समझने में दिक्कत ना हो, काल को सही पैमाने पर ले जाने के लिए ये संक्रांति का व्यवस्था, सूर्य चंद्र की गति के लिए, सूर्य चंद्र के मास के लिए, सूर्य चंद्र में दोनों संतुलन बनाने के लिए ये जो व्यवस्था दिया है, यही संक्रांति और यही अधिमास की व्यवस्था दिया है। तो ये मास कौन से मास है, तो वो इसी प्रकार क्षय मास भी वही होता है कि जब एक मास का लुप्त हो जाना। और ये बात है कि जब क्षय मास आता है, जब जिस वर्ष में क्षय मास पड़ता है उस वर्ष में 2 अधिक मास होता है। तो कभी कभी कोई पूछ दे तो क्या अधिक मास एक वर्ष में 2 अधिक मास संभव है क्या, तो जरूर संभव है। और वो तब संभव है जब जिस वर्ष में क्षय मास पड़ा उस वर्ष में अधिक मास भी 2 हो जाएगा। तो ये एक सामान्य जानकारी था। तो अधिमास भी इस तरीके से होता है, वो क्षय मास होता है, वो मासों का ही क्षय होता है। तो वो मास 12 मास है, उसमें क्या क्या कर्म करना चाहिए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी तो हम उसके व्रत पर्व का जो क्लास है उसमें जरूर करेंगे। लेकिन सामान्य तरीके से उसमें मासकृत्य बोला है, इसलिए वो मासकृत्य में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि 12 मासेषु कृत्य कर्माणि। अब पहले चैत्र मास है, तो चित्रा नक्षत्र में जब पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा होता है तो वो चैत्र मास होता है।
तो वो चैत्र मास में क्या होता है कि चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, तो चैत्र मास में ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया, सृष्टि उत्पन्न हुआ। शुक्ल पक्षे समग्रम तु तदा सूर्योदय सती, तो ये चैत्र मास में ही सृष्टि का आरंभ हुआ बोल के बोलते हैं। और चैत्र मास से ही नया वर्ष का भी आरंभ होता है, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र में हम नवरात्र का भी व्यवहार होता है, जो रामनवमी के दिन हम शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी उत्सव मनाते हैं। तो तस्मात् सर्वात्मनः सर्वे कार्यम वै नवमी व्रतम, तो नवमी का व्रत जो है, सब कुछ करके नवमी का व्रत नहीं किया तो वो फल नहीं होता है, तो नवमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि तस्मात् सर्वात्मना सर्वे कार्यम वै नवमी व्रतम। और फिर चैत्र कृष्ण चतुर्दश्याम यस्नायात शिव सन्निधो न प्रेतत्वम अवाप्नोति गंगायाम तो विशेषतः, तो चैत्र कृष्ण चतुर्दशी में जो कोई भी यदि शिव सन्निधो, शिव के सन्निधि में नहाता है, स्नान करता है, शिव के सन्निधि अर्थात शिव के मंदिर के समीप में कुएं बावड़ी इत्यादि जो भी तालाब होता है उसमें स्नान करता है, वो प्रेतत्व योनि को प्राप्त नहीं करता है। तो गंगा में यदि स्नान करते तो वो विशेषतः प्रेतत्व योनि को नहीं प्राप्त करता है। इस तरीके से पृथ्वी चंद्र इत्यादि ग्रंथ में इसका उल्लेख प्राप्त होता है मास कृत्य में। तो चैत्र मास हुआ। ये वैशाख मास में अक्षय तृतीया इत्यादि उत्सव आते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में, अक्षय तृतीया जो है वो पूर्वान्न व्यापिनी को ही ग्राह्य करना चाहिए, इस तरीके से अक्षय तृतीया के दिन भी बताया गया है। और यहाँ पे वैशाख स्नान विशेष, यहाँ पे वैशाखे सकलम मासम मेष संक्रमणे रवे है वैशाख स्नानम यतम ब्राह्मणानाम अनुज्ञया मधुसूदनम अभ्यर्थ कुर्या संकल्प पूर्वकम। तो वैशाख मास में स्नान विशेष करके वैशाखे स्नान विशेष जो आपको दिख रहा है, वहां पे मधुसूदन का अर्थात विष्णु का अर्चना करना चाहिए ब्राह्मण की अनुज्ञा से स्नान इत्यादि करके बोल के वैशाख मास के स्नान विशेष बताया गया है। तो वहां पे दान विशेष है यव गोधु, तो दान विशेष में यव गोधु गोधुमा चाणका दध्योदनम इत्यादि, यव गोधुमा चाणक इत्यादि का दान करना चाहिए वैशाख मास में। ग्रैष्मिकम सर्वमेवात्र सस्यम दाने प्रशस्यते, तो धान्य का दान विशेष करना चाहिए इसमें वैशाख मास में, ये मास कृत्य में बोला गया है। पुनः ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी निर्जला, जो निर्जला एकादशी है, और ज्येष्ठ पूर्णिमास्याम सावित्री व्रतम, ये प्रमुख है। वैसे बहुत सारे उत्सव होते हैं, वो विस्तृत चर्चा हम कर लेंगे, वो विस्तृत चर्चा करेंगे, उस एक कक्षा है उसमें निर्धारित किया गया है। और ज्येष्ठे मासी तिलान दद्यात् पौर्णमास्याम विशेषतः अश्वमेधस्य यत् पुण्यं तत्प्राप्नोति न संशयः, आदित्य पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में तिल को देने से और पूर्णिमास्याम, ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा में तिल का दान करने से अश्वमेधस्य यत् पुण्य, अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य होता है वो आदमी को प्राप्त होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो ज्येष्ठ मास में विशेष तिल का दान करना चाहिए बोल के आदित्य पुराण इत्यादि ग्रंथ में हमको प्राप्त होता है। और जो निर्जला शुक्ल एकादशी के दिन जो निर्जला की बात किया गया है, उसमें ज्येष्ठे मासी नृपश्रेष्ठ यह शुक्ल एकादशी शुभा निर्जलम समुपेयात्र जलकुंभान ससर जलकुंभान ससर करान प्रदाय विप्रमुखेभ्यो मोदते विष्णु सन्निधो। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन शर्कर से युक्त जल का दान करना चाहिए, या फिर दान का मतलब दान अर्थात किसी को पिलाना है, शर्कर से युक्त जल का पान कराना है सबको, इस तरीके से वहां पे ग्रंथ। इससे क्या होता है, विष्णु सन्निधो प्राप्नोति, जातक जो है वो विष्णु के सन्निधि में, इस तरीके से वहां पे बताया गया है। तो ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी क्या ये बात है। तो सावित्री व्रत के बारे में कहा गया है बटमूले सोपवास नता वैधव्यमाप्नुयुः। तो सावित्री व्रत जरूर जो मांगलिक इत्यादि करने वाले, मांगलिक जो भी होते हैं स्त्रियां, तो वो ये भी मुझे लगता है ये कर्म कर सकते हैं ज्येष्ठ मास में। बटमूले सोपवास, बट के मूल में, वट वृक्ष के मूल में उपवास करके, वास करके वो पूजा करनी चाहिए सावित्री की, इस तरीके से कहा गया है। तो सावित्री का पूजा करने से वो वैधव्य प्राप्त नहीं होता है, उसको इस तरीके से बताया गया है। तो ये सावित्री व्रत के बारे में विशेष था। तो आषाढ़ मास में विष्णु का शयनोत्सव होता है,
तो विष्णु का शयन होता है उस समय, फिर विष्णु शयनोत्सव, उसके बाद विष्णु की अर्चना इतना नहीं होती है। तो आषाढ़ क्षीराब्दो शेष पर्यंके आषाढ़्यम संविशेत हरिः निद्राम त्यजति कार्तिक्यम तयोः संपूजयेत् सदा। तो वो विष्णु जो है वो आषाढ़ के मास में शयन करके कार्तिक में उठते हैं, तो वहां पे विष्णु की पूजा करना चाहिए। इस तरीके से निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रंथ में, पुराण इत्यादि में कहा गया है। क्षीराब्दो शेष पर्यंके आषाढ़्यम संविशेत हरिः निद्राम त्यजति कार्तिक्यम तयोः संपूजयेत् हरिः सदा। तो इस तरीके से आषाढ़ मास में, और आषाढ़ की शुक्ल एकादशी उत्सव, चातुर्मास्य का व्रत का आरंभ आषाढ़ में ही होता है। तो श्रावण और भाद्रपद मास में श्रावण पौर्णमास्यम रक्षाबंधन का उत्सव होता है। और ये भाद्रपद मास में सिंह संक्रांति और जन्माष्टमी जो विशेष उत्सव मास कृत्य है जो है। और ये आश्विन और कार्तिक में षोडश महालय, आश्विन मास में जो महालय का हम श्राद्ध करते हैं, इन सब चीजों का कर्म यही होता है, मास का कर्म इसी मास में करना है। और विजयदशमी जो है वो आश्विन मास में हम करते हैं, और कदाचित आश्विन में ही महालक्ष्मी व्रत भी आ जाता है, तो महालक्ष्मी व्रत का पालन भी आश्विन मास में ही। पुनः कार्तिक मास के मास कृत्य में नरक चतुर्दशी, यम पूजन, वैकुंठ चतुर्दशी इत्यादि करना चाहिए, कृत्य कर्म है। पुनः मार्गशीर्ष और पौष मास में वृश्चिक संक्रांति मार्गशीर्ष में होता है, और मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी जो हम कहते हैं, नाग की पूजा करना, घर पे जाके नाग की पोस्टर्स वगैरह चिपकाना, ये पूर्वीय जगह पे होता है, यहाँ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर पूर्व भारत में ज्यादातर ये प्रचलन है कि ब्राह्मण लोग जो है वो घर पे जाके, सबके घर पे जाके वो नाग के पोस्टर्स, नाग बनाया हुआ नाग को वहां पे दरवाजे के ऊपर रखते हैं नाग पंचमी के दिन। तो नाग का विशेष पूजन मार्गशीर्ष में होता है। तो फिर पौष मास में धनु संक्रांति विशेष है, बाकी और सारे उत्सव भी होते हैं लेकिन विशेष है। माघ और फाल्गुन मास में माघ की स्नान की तो आपको पता ही है, कुंभ की स्नान जो है वो सर्वव्यापक है। तो मकर संक्रांति और रथ सप्तमी जो अभी पीछे गया, तो ये फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि की व्रत, जो ईशा भगवान रुद्र की जो व्रत है, शिव की व्रत है, उसका निर्णय वसंतोत्सव का, वसंत का उत्सव फाल्गुन मास में, फिर होली का उत्सव जो फाल्गुन मास में ही। इस तरीके से विविध मासों में ये जो कृत्य कर्म है, ये संक्षेप रूप में आपको बताया। वस्तुतः यहाँ आपको बताना था मासों का दर्जा कैसे मिला और उस मास में कैसा कैसा कर्म करना चाहिए। इस तरीके से हमने आज के इस कक्षा में, आज के इस सेशन में पंचांगों के बारे में और विविध प्रकार के मास और मास को दर्जा कैसे मिला, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो संतुलन है, और ये पंचांग में लिखने के कारण ही ये मास का व्यवहार हम मास चैत्रादि मास नहीं बोल रहे हैं, इसका साक्षात संबंध नक्षत्रों से है। जो वो प्राकृतिक घड़ी में दो सूर्य चंद्रमा जो कांटे हैं, उसमें और भी जो घटक है और भी जो चीजें हैं वो नक्षत्र भूमिका अदा करते हैं उसमें, तो वही नक्षत्रों के आधार पर ही मासों का भी निर्णय होता है। तो ये चैत्र मास जो है वो ऐसे शब्द लिखने के लिए चैत्र ने बनाया है, वैशाख शब्द के लिए ही वैशाख नहीं बना है। तो नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का संबंध होने के कारण ही वो मास का व्यवहार हम मास देते हैं। इस तरीके से मास कृत्य मास के बारे में देख लिए है। तो आज का व्याख्यान यही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो इससे ये मास का कृत्य जो है वो संक्षेप में मैंने बताया, लेकिन आपके एक सेशन में मास का कृत्य कौन सा है वो विशेष सेशन रखा है, वहां पे आपको लोकोपकार आपके लिए आवश्यक जो है उसके लिए विशेष सेशन है जो आपको घर में यूज होता है, हमेशा आपको काम में आता है। तो इस प्रकार आप मास के कृत्य वगैरह भी देख सकते हैं, उसमें भी आप सुन लेंगे। तो वस्तुतः आपको बताना था यहाँ पे मासों का दर्जा ही कैसे मिलता है, इस तरीके से ये बताना था। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबने अच्छे से सुना है धैर्यपूर्वक।